नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रेवाड़ी, गुरुग्राम और सोहना में करेंगे धुआंधार प्रचार। रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव के पक्ष में करेंगे प्रचार। गुरुग्राम में मुकेश शर्मा के पक्ष में वोट देने की करेंगे अपील। साथ ही सोहना में बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के पक्ष में जनसभा को भी मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में 3 विधानसभाओं में धुआंधार प्रचार प्रसार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां कहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये जनसभाएं रहनी है? जी, बिल्कुल विशाल जिस प्रकार से लगातार केंद्रीय नेतृत्व में उनका कद बढ़ा है और लगातार अन्य राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में उनकी मांग की जा रही है और उसी क्रम में जो उनकी आज हरियाणा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा को ठीक 2 बजे रेवाड़ी में वो संबोधित करेंगे, जहाँ भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में वो मतदान की अपील करेंगे। इसके साथ ही शाम को 4:45 पर गुरुग्राम के सेक्टर 5 में वो दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के पक्ष में वो मतदान की अपील करेंगे और साथ ही आज की जो अंतिम सभा को वो सीएम धामी संबोधित करेंगे, वो है मारुति कुंज सोहना में ठीक 6:30 बजे वो अंतिम जनसभा को आज के दिन संबोधित करेंगे, जो कि भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर की के पक्ष में जो है मतदान की अपील यहाँ पर करेंगे। और लगातार सिंह धामी जो है एक्टिव मोड में है, लगातार अन्य राज्यों के दौरे कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो। और इसी के साथ ही भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उनका कद केंद्रीय नेतृत्व में बढ़ा है। हिमांशु, लगातार क्योंकि ये भी देखा जा रहा है, पहले जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद हरियाणा में भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या माने कि मुख्यमंत्री के जो फैसले यहाँ पर लिए गए थे, जो उत्तराखंड में उन्होंने फैसले लिए थे, उनको भी मुख्यमंत्री वहां पर गिनाने में लगे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से कार्य करती है बीजेपी? जी, बिल्कुल विशाल जी कि ये जब कोई भी नेता जो है अन्य राज्यों में प्रचार के लिए जाता है और ऐसे में वो अपनी खामें खूबियाँ जो है वो ज़रूर गिनाता है, उसकी सरकार की उपलब्धियाँ ज़रूर गिनाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहे नकल विरोधी अध्यादेश हो, इसके भी साथ ही कानून में परिवर्तन हो, अम, और तमाम ऐसे कार्य जो जिस शासनकाल में हुए हैं, उनको गिनाने के का काम वो करते हैं। और लगातार चाहे यूसीसी की बात हो, तमाम हम्म ऐसे कार्य हैं जो उनके शासनकाल में हुए हैं और उनको अन्य राज्यों में गिनाते हैं। और अन्य राज्यों में ये कहते हैं कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो ऐसे कार्य अन्य राज्यों में होंगे। विकास का विज़न वो दिखाते हैं, पीएम मोदी के विज़न को वो जनता से बताते हैं और कहीं न कहीं उनकी जो अद्भुत कार्यप्रणाली है, अद्भुत शैली है, उसी को लेकर वो जनता के बीच में जाते हैं और मतदान की अपील करते हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जोशीमठ से बड़ी खबर, बागनी ग्लेशियर में ट्रैकिंग के दौरान बड़ा हादसा। ट्रैकिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर केरल के रहने वाले ट्रैकर की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य ट्रैकर का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू भी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जोशीमठ से ये बड़ी खबर मिल रही है। बागनी ग्लेशियर में ट्रैकिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर केरल के रहने वाले ट्रैकर की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य ट्रैकर्स का रेस्क्यू भी एसडीआरएफ के द्वारा कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि ट्रैकिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर ये केरल के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु भी हो गई है। ऐसे में एसडीआरएफ को सूचित किया गया, जिसके बाद 3 अन्य ट्रैकर्स का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। बागनी ग्लेशियर में ये ट्रैकिंग करने के लिए गए थे और इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी इन्होंने दर्शन किए थे। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, केरल के एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है, क्या कुछ ये मामला था और अभी किस तरह की जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है? विशाल जी देखिए, कल जो है जो क्षेत्र में जो है दो ट्रैकर्स, एक ट्रैकर्स और एक तीर्थयात्री की मौत की खबर जो है कल काफी सुर्खियों में रही। एक जो लगभग
31 वर्ष का जो है श्रद्धालु था, बंगाल का, बद्रीनाथ में अस्थमा के चलते उनकी मौत हुई। वहीं दूसरी ओर जो द्रोणागिरी घाटी में एक 4 सदस्यीय ट्रैकिंग दल गया था बागनी ग्लेशियर के लिए, उसमें जब अपना ट्रैक खत्म करने के बाद वापसी के समय जो है तबीयत बिगड़ने से केरल के जो ट्रैकर है, 37 वर्षीय वो ट्रैकर थे, और बताए जा रहे हैं कि काफ़ी फिजिकली फिट भी थे और मार्शल आर्ट के भी जो है पारंगत बताए जाते थे। लेकिन माउंटेन सिकनेस या कुछ हाई एल्टीट्यूड की सिकनेस की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी वहीं पे मौत हो गई थी। हालाँकि जो उनके टूर गाइड थे, उन्होंने द्रोणागिरी गाँव तक पैदल चलने के बाद जो है एसडीएम ऑफिस में संपर्क किया था हेली सर्विस के लिए, रेस्क्यू के लिए। इसके बाद एसडीआरएफ मौके पे गई और द्रोणागिरी गांव से जो है तीनों लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया और साथ ही जो शव था, जो ट्रैकर का शव था, उसे भी द्रोणागिरी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोशीमठ रविग्राम पहुंचाया गया है। और उसके जो शव है उसकी पीएम की तैयारी कल रात को चल रही थी और अभी सभी लोग सुरक्षित जोशीमठ पहुंच चुके हैं। और अभी मेरी उनके जो मुख्य गाइड थे उनसे भी बात हुई थी, तो उनका कहना यही था कि लगभग 3 से 4 दिन तक तो बिल्कुल ट्रैकर का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। अंतिम दिन उन्होंने कुछ बेचैनी होना बताया था और जिसके बाद देर रात को अंतिम दिन जो है उन्होंने अंतिम सांस ली वही बेस कैंप बागरी में। जी जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खेल निदेशालय देहरादून में युवा कल्याण और खेल मंत्री रेखा आर्या ने वर्चुअली बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें प्रदेश के तमाम जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने प्रदेश में प्रस्तावित खेल महाकुंभ 2024 के आयोजन और तैयारियों के संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि 4 अक्टूबर से प्रदेश में खेल महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत न्याय पंचायत स्तर से 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगी। इसी के तहत न्याय पंचायत स्तर के बाद विकासखंड स्तर के खेल 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, जिला स्तर के खेल 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेले जाएंगे, जिसके लिए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। देखिए, हम लोग 4 तारीख से खेल महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ की शुरुआत में जनपद के हमारे सभी जिलाधिकारियों से आज वार्ता हुई। उसके संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जो है आज निर्गत कर दिए गए हैं और न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समय 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित कर दिया है। फिर न्याय पंचायत के बाद में विकासखंड और विकासखंड के बाद में जनपद और जनपद के बाद में फिर राज्य स्तर पे जो है खेल महाकुंभ का आयोजन होगा और राज्य स्तर पे जो है 15 दिसंबर तक में खेल महाकुंभ को लेके आने तक के लिए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है तो पर्याप्त समय की आवश्यकता रहेगी, तो इसलिए 15 दिसंबर जो है वह समय निर्धारित कर रखा है जिस समय हमारे खेल महाकुंभ जो है वो राज्य लेवल पर पहुँचेगा। अपने खेल महाकुंभ में हमारे 8 से लेके 23 वर्ष तक के बच्चे सभी का पार्टिसिपेशन होगा। निश्चित रूप से ये पार्टिसिपेशन हमारे उदीयमान के बच्चों के लिए भी एक अवसर होगा। हमारे मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए भी जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी एक अवसर होगा। इसके साथ साथ हमारे सभी स्कूल्स, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के हमारे बच्चे हों, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निश्चित रूप से न्याय पंचायत से लेकर आपके राज्य स्तर तक में इसमें सभी विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार भी है, सर्टिफिकेट भी है, मेडल भी है। ये सारे रुड़की के तमाम अस्पतालों में निरीक्षण किया गया है। एडिशनल सीएमओ अनिल वर्मा और सीएमएस संजय कंसल ने यह छापेमारी भी की है, जहां अनियमितता मिलने पर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल यहां एक अस्पताल में बीती रोज एक महिला की इलाज में लापरवाही के चलते मौत हो गई थी, जिसको लेकर पीड़ित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद एसीएमओ अनिल वर्मा अपनी टीम के साथ रुड़की पहुंचे और कई अस्पतालों पर कार्रवाई की बात भी कही। को मालूम है कि एक माही अस्पताल में जो कल एक कैजुअलिटी हुई है उसको हम लोग निरीक्षण करने आए थे, वो बंद पाया गया और उसका जो ओनर है वो भी फरार है। वहाँ निरीक्षण किया, उसके बावजूद फिर हमने ग्लोबल हॉस्पिटल को देखा, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला, उसको हमने बंद किया है।
डायमंड हॉस्पिटल पे हम 2 लाख की जुर्माना लगाया और मेडविन पे जुर्माना लगाया। उसके बाद एक लैब थी वहाँ पे, एक दूसरी लैब है हमारे डॉक्टर जगदीश कुमार करके एक लैब है ईदगाह रोड पे, उस पे हमने जुर्माना लगाया और 4 हॉस्पिटल में हमने जुर्माना लगाया। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ कृपया करके बाहर बोर्ड पे लगा दिया जाए कि ये डॉक्टर आज अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा कर डिग्रियाँ लगा कर लोग बहकावे में आकर के अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बहुत गलत है। और सभी को एक संदेश जाना चाहिए कि कोई भी बच नहीं पाएगा, ये गोरख धंधा चल रहा है। हाँ जी, जुर्माना 50,000 भी लगाया, आज 2 लाख भी लगाया गया है। अब पूर्व में जो जो हॉस्पिटल में आज कार्रवाई हुई, दोबारा भी हम लोगों ने आज डबल जुर्माना लगाया गया। एक डॉक्टर को जो एक्चुअली जो रियल डॉक्टर हैं वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। जो जो और पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाने के कई तरीके हैं। जो डॉक्टर्स नहीं है उनके नाम लिख करके दूसरी प्रदेश के या कुछ जिनका CA में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन लोगों के जो नाम लिख रखे हैं वो नहीं चल पाएंगे। मेडविन में किस तरह की अनियमितताएं पाई गई है जो जुर्माना लगा? अभी मेडविन में ये कि जो डॉक्टर थे वहाँ एनेस्थेटिस्ट कौन है, सर्जन कौन है, उसमें उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं था, उसका नाम नहीं था। एक लैब थी, उसके पास उसके प्रॉपर पेपर नहीं पाए गए। दोनों चीज़ की वहाँ कमी अनियमितता पाई गई। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर गंगोत्री राजमार्ग धराली में एक गांव भी पड़ता है। यहीं पर सड़क से करीब 50 मीटर की दूरी पर कल्पकेदार मंदिर भी है। कहा जाता है कि कल्पकेदार में मां गंगा प्रतिदिन भगवान शंकर का जलाभिषेक करती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि पितृदोष के निवारण के लिए पांडव आए थे। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से भी पुराना है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा गांव के पास धराली गांव में भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर कल्पकेदार है, जिसके बारे में बताया गया कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों पर पितृदोष लगा तो उसी के निवारण के लिए पांडव यहाँ भगवान शंकर की खोज में आए थे। भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। कहा जाता है कि भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वह अदृश्य होकर गुफा से होते हुए बूढ़े व्यक्ति के वेश में बूढ़ा केदार पहुंचे। लेकिन पांडवों को जब पता चला तो वे वहां पहुंच गए। वहां से भी भगवान शंकर अदृश्य रूप में केदारनाथ पहुंचे। फिर पांडवों ने वहां पर दोनों तरफ पत्थरों के बड़े पहाड़ खड़े कर दिए और भीम पत्थरों के दोनों छोरों पर पांव पसार कर बैठ गए। वहां जो भी जीव जंतु देवता भगवान केदारनाथ जाते तो भीम की जांघों के बीच में से होकर जाना पड़ता था। इससे नाराज होकर भगवान शंकर धरती के अंदर से पशुपतिनाथ पहुंच गए। तभी से पशुपतिनाथ में उनका धड़ और केदारनाथ में उनके बाकी शरीर के दर्शन लिंग के रूप में होते हैं। पांडव इसके पितृदोष मुक्त होने के लिए वो शिव के दर्शन के लिए आए थे। शिव भोलेनाथ जी यहाँ थे, तपस्या में थे। इसके दर्शन से ही पांडव आए इनके ढूंढ में। पता लगा कि हाँ शिव जी हैं, उनके दर्शन वहाँ हो पाएंगे। शिव जी को पता लगा कि तुम मेरे को दर्शन करने आए तो मैं दर्शन नहीं दे पाऊंगी इनको, तो शिव जी यहाँ से निकले हैं और अपने केदारनाथ जी की तरफ निकल गए। तो 5 पांडवों को फिर बताया गया कि तुम केदारनाथ जी के हिमालय की तरफ निकलते तो आगे को। फिर 5 पांडव आगे निकले तो केदारनाथ जी गए। वहाँ शिव जी थे तो शिव जी वहाँ उनको दर्शन थे वहाँ भी, लेकिन दर्शन नहीं दे रहे थे उनको। तो फिर भीम जी ने बोल, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे, देव शक्ति थी। फिर पता चला कि शिव जी के दर्शन कैसे होने हैं। तो वहाँ गाय इत्यादि भैंस में कई रूपों में थे। ऐसे में उन्होंने 5 पांडव नहीं पहचान पाए। भीम ने कहा 2 पर्वत इकट्ठे कर करके उन्होंने कहा मैं इकट्ठा करता हूँ, जो भी जाएगा मेरे जांग के नीचे से जाएंगे। पशु निकल के शिव जी नहीं निकल पाए। शिव जी ने वहाँ से जमीन के अंदर अपना सर डाल करके सीधा आपके पशुपतिनाथ जी निकल गए। उनको आधा धड़ केदारनाथ जी हैं और आधा सर उनका पशुपतिनाथ जी पे। इस मंदिर का नाम कल्पकेदार है। कल्प का मतलब होता है समय और केदार का मतलब ये जो मतलब केदारनाथ। तो ये कल्पकेदार मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और इसका जो जीर्णोद्धार है वो आदि शंकराचार्य ने करवाया था कत्यूरी राजाओं की मदद से। जो कत्यूरी डायनेस्टी थी हमारी, जिनकी राजधानी जोशीमठ में थी, उनकी मदद से ये मंदिर बनवाया गया था।
कल्पेदार मंदिर, और ये नागर शैली में बना हुआ है। और एक टाइम पे कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे 250 मंदिर थे, लेकिन उस टाइम पे मतलब ये जो गंगा जी बह रही है इसका फ्लो शिफ्ट हो गया था, तो उसकी वजह से एक बाढ़ सी आ गई थी जिससे अब मंदिर ढह गए थे। तो उसके बाद से सिर्फ 3 मंदिर बचे थे, जिसमें मेन मुख्य मंदिर जो है वो भगवान भोलेनाथ का है, और उसके इधर उधर शायद गणेश भगवान और पार्वती माँ का मंदिर था शायद, तो वो बचे थे। वो भी 1900 के बाद, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर ये ऊपर श्रीकंठ पीक है हमारी, इस श्रीकंठ पीक से एक बाढ़ आई थी, वो भी उसके बाद नष्ट हो गए थे, और ये मंदिर फिर आधा पानी में धंस गया था। और फिर बहुत कुछ सालों बाद मतलब गांव वालों ने देखा इस मंदिर को कि ये धंसा हुआ है, तो गांव वालों ने इसे दोबारा से फिर निकाला, और पिछले 1 साल से अब इस मंदिर की पूजा हो रही है। और इसका जो शिवलिंग है वो मतलब ज़मीन से 6 फीट अंदर है, सीढ़ी जा रही है, मतलब 6 या 10 फीट के लगभग अंदर सीढ़ी जा रही है, 6-7, उसके बाद शिवलिंग है। ये मान्यता है कि उत्तराखंड में जो 5 केदार हैं, इनमें से एक कल्प केदार भी है। तो जो इसकी जो पूजा होती है वो जटा के रूप में होती है, और ये भी मानना है लोगों का कि पांडवों के जमाने से बना हुआ है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आप हिमालय में जाएं और भगवान शंकर की आराधना करें। तो जब पांडव लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ आराधना की थी, तो तब यहाँ उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। कल्प केदार मंदिर केदारनाथ मंदिर से भी पुराना है। प्राचीन काल में शंकराचार्य के सनातन धर्म के पुनरुत्थान अभियान के तहत यहाँ भी मंदिर समूह स्थापित किए गए। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में श्रीकंठ पर्वत से निकलने वाली खीर गंगा नदी से आई बाढ़ से सन 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेजी यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर ने अपने वृतांत में धराली में मंदिरों के विश्राम करने का उल्लेख किया है। इसके बाद सन 1869 में गौमुख तक पहुंचे अंग्रेज फोटोग्राफर व खोजकर्ता सैमुअल ब्राउन ने धराली में 3 प्राचीन मंदिरों की फोटो भी खींची, जो पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित है। ये सर कल्प केदार मंदिर है, जो 5000 साल पहले पांडवों द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी। जब पांडव जब लोग स्वर्ग के लिए गए थे, तो बताते हैं यहाँ पे उन्होंने शिव जी को लिए कुछ तपस्या की थी, और यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। अभी इस मंदिर के बारे में आप देखेंगे, यहाँ पे 10 फीट नीचे एक शिवलिंग है। तो शिवलिंग के स्पर्श में प्रतिदिन जैसे गंगा वाटर का यहाँ पे स्पर्श करती है रोज। यहाँ पे मतलब कोई पूरा नेचुरल वाटर है और शिवलिंग को पूरा स्पर्श करती है। और एक साल भर में सिर्फ एक स्पेशल दिन होता है, जो यहाँ के लोकल लोग, जो यहाँ का मेन पंडित जी होता है, पंडित जी के द्वारा यहाँ का गंगा जल को थोड़ा सा उस समय के लिए रिमूव करके यहाँ पे ये क्लीनिंग किया जाता है उस समय ये मंदिर को। कल्प केदार मंदिर कत्यूर शिखर शैली का मंदिर है। इसका गर्भगृह प्रवेश द्वार से करीब 7 मीटर नीचे है। इसमें भगवान शिव की सफेद रंग की स्टफिक की मूर्ति रखी है। मंदिर के बाहर शेर, नंदी, शिवलिंग और घोड़े की आकृति समेत पत्थरों की उकेरी गई नक्काशी की गई है। प्राचीन कल्प केदार मंदिर के बारे में यहाँ के निवासियों ने बताया कि यह गंगा का मूल स्थान था और सदियों से ग्लेशियर वास्तव में 21 किलोमीटर गंगोत्री में स्थानांतरित हो गया था, यानी कि ग्लेशियर अब गंगोत्री की तरफ घट गया है। यह सामान्य ज्ञान है कि ग्लेशियर हर साल 5 मीटर पीछे हटता है, लेकिन यह एक चौंका देने वाला आंकड़ा था। माना जाता है कि यह मंदिर 5115 साल पुराना है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। हमारा ये कल्प केदार मंदिर है। इसकी सबसे बड़ी महानता यह है इसमें कि गंगा जी अपने आप उसमें आती है कुंड में, और उसी में गंगा जी समा जाती है। और उसके बाद यही एक सबसे बड़ा रहस्य अपने में कि आज तक भी हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि किस कारण ये ऐसा आता है। मतलब ये धारा जो कहाँ से निकलती है और कहाँ इसका मुख्य द्वार निकल जाता है, इसका कोई आज तक कोई भी वो नहीं कर पाया सर रिसर्च। आज तक कोई अगर रिसर्च हो तो सर इसके बारे में जरूर हम इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। 1802 की एक प्रसिद्ध तस्वीर में पार्वती गणेश के मंदिरों को देखा जा सकता है। 1895 में हिमनद बदलाव में नष्ट हो गए थे, जिसने जंगला से सूखी तक 18 किलोमीटर की दूरी को भी समतल कर दिया था। 1935 से 1938 के बीच एक और हिमनदी बदलाव के कल्पेश्वर मंदिर को जलमग्न कर दिया, जिसमें केवल शिखर दिखाई दे रहा है। 1980 में मंदिर की आंशिक खुदाई की गई, लेकिन 8 फीट अभी भी पानी के नीचे है। पुजारी बताते हैं कि प्रत्येक श्रावण में गंगा भगवान शिव के पास आती है और पंचमुखी शिवलिंग को एक यज्ञ के रूप में धोती है, जबकि शुष्क मैदान में जलमग्न मंदिर जादुई रूप से फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये कल्प केदार जी जो मतलब इनका नाम है भगवान का कल्प केदार जी। कल्प का मतलब युग होता है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन,
सतयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग, कलयुग। कल्प का मतलब छोटा भी होता है, कल्पना भी होती है, लेकिन बताते हैं यहाँ पे कभी 240 मंदिर थे इस जगह पे। तो 1802 या 3 में एक भूकंप आया था गढ़वाल में, तो ये सुक्की बैंड है वो स्लाइड हुआ तो ये नदी ब्लॉक हो गई, जांगला पुल तक झील बनी थी, जो छोटे छोटे मंदिर थे वो सब दब गए। तो 1803 से 1866 तक 3 मंदिर दिखते हैं, आपने देखा होगा। जो सबसे बड़ा है वो भी भोलेनाथ का, वो आधा डूबा हुआ, उसमें उसका गेट दिखता है, उसके नीचे का हिस्सा डूबा हुआ है। तो बताते हैं जो गंगा मैया भोलेनाथ ने जटाओं में ली तो इसी जगह पे ली, जो गांव का नाम भी है वो इसी उस पे आता है। जो गोमुख ग्लेशियर का भी इसी जगह पे हुआ करता था, वो हर साल मतलब पिघलता है, 1-2 इंच साल भर पिघलता है, अब तो ज़्यादा पिघलने लग गया। और बाकी जो भगवान है वो स्फटिक का लिंग अंदर पे, साल में एक दिन उनके पास जाते हैं अक्षय तृतीया को, जिस दिन गंगा मैया के कपाट खुलते हैं, उस दिन भगवान की थोड़ा अभिषेक सफाई होती है नीचे को। और सावन के महीने एक दिन गंगा मैया आती है, परिक्रमा करके वापस निकल जाती है। पांडवों ने हत्या के पाप को दूर करने के लिए एक छोटे जल प्रवाह में पवित्र डुबकी लगाई, इसलिए इस नदी का नाम हत्याहारिणी पड़ा। यहाँ शिवलिंग 12 महीनों जलमग्न रहता है और केवल सावन के महीने शिवरात्रि के दिन इस मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की जाती है। लोग कहते हैं कि माँ गंगा स्वयं भगवान शिव के जलाभिषेक करने यहाँ आती है। यहाँ पे आए तो हमने सुना था कि पांडवों ने ये परिक्रमा की है, ऐसा सुना था, तो हमने सोचा चलो हम भी देखेंगे। आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधा है, उस ज़माने में कैसे आए होंगे, हम भी मन ही मन में सोच रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये परिक्रमा की है, तो बहुत अद्भुत बात है। और ये जो मंदिर है यहाँ भी देखा है हमने, लेकिन देख कर ही आश्चर्य होता है कि कैसा निर्माण किया होगा उस ज़माने में। मंदिर के बारे में पंडित जी ने बताया कि हाँ यहाँ कल्प केदार है, जो पांडवों ने केदारनाथ बनाने से पहले यहाँ इसकी मन से रचना की थी, यहाँ मंदिर बनाया, फिर वहाँ केदारनाथ का मंदिर की रचना हुई। और पंडित जी ने बताया यहाँ स्फटिक के जो महादेव जी है वो अपने आप प्रकट हुए हैं। जमीन में आधा दबे शिवलिंग में गर्भगृह में हमेशा पानी भरा रहता है। इसके बीच सफेद स्फटिक में बना पंचमुखी शिवलिंग है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यदि सरकार और पुरातत्व विभाग यहाँ आसपास के इलाके में खुदाई करे तो प्राचीन मंदिर समूह सामने आ सकता है। इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण कर इसे धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।